जी सर, स्टार्ट जी जी कीजिए। सर, स्टार्ट करते हैं, चलें स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जी। ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फ़ंडामेंटल के बारे में। फ़ंडामेंटल की हम डेप्थ को आज समझेंगे। जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। दो तरह की न्यूज़ेज़ होती हैं, सीपीआई होती है और एक पीपीआई होती है। ठीक है। सीपीआई, अब इससे पहले हम सीपीआई और पीपीआई को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई क्या होती है। ठीक है। इन्फ्लेशन refers to the rise in prices of goods and services over time। वक्त के साथ साथ चीज़ों की जब कीमतें ज़्यादा होती हैं उसको महंगाई बोलते हैं। रिड्यूसिंग परचेजिंग पावर, सेंट्रल बैंक्स मॉनिटर इन्फ्लेशन टू एडजस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। अब सेंट्रल बैंक के पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ, देखो, कोई भी कोई काम कर रहा है ना, उसके पास कुछ कीज़ होती हैं, कुछ टूल्स होते हैं जिससे वो अपने काम को सराहता है, काम को जो है वो मुकम्मल करता है। ठीक है। जिन पे नज़र रखते हैं, जिसको आसान लफ्ज़ों में ये कह लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई गाड़ी का काम करता है, गाड़ियों को काम करता है, उसकी मेजरमेंट्स करता है, उसको ठीक करता है, तो उसके पास कुछ टूल्स होते हैं, औज़ार होते हैं। वो उससे देखता है कि यार इस गाड़ी में फ्यूल पंप ख़राब है, इस गाड़ी का जो है फ़लाँ मसला है, इसका फ़लाँ मसला है। तो उसके पास टूल्स होते हैं। सेम टू सेम महंगाई को कंट्रोल करने के लिए या महंगाई को ज़्यादा करने के लिए या फिर महंगाई को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक्स के पास टूल्स होते हैं। ठीक है। हम आगे जाके उन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सीपीआई कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। लिख लें इस चीज़ को अपने पास। सीपीआई, ये मैंने आज आपसे नोट्स मांगने हैं, आपने नोट्स मुझे ग्रुप में देने हैं। जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आपने लिखना है। मैं गालबन 11 से 11:30 के दरमियान में ग्रुप ओपन करूँगा और वहाँ पे आपने मुझे इन सब चीज़ें भेजनी है। अच्छा, सीपीआई कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स measures the price changing in a basket of consumer goods services। अब आपने एक चीज़ समझ लेनी है कि मुल्क के अंदर, आसान करके बता रहा हूँ मैं आपको कोई लंबी चौड़ी तफसील नहीं बता रहा, मैं उतना बता रहा हूँ जितनी ज़रूरत है, और ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। लॉजिक्स के साथ बात करूँगा। कहीं पे समझ, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अगर कहीं पे नहीं भी समझ आती तो आपने दोबारा मुझसे आस्किंग करनी है। सीपीआई एक टूल है, सीपीआई एक आला है, एक ऐसा टूल है जो सेंट्रल बैंक के पास होता है। ये क्या करता है? ये मेजर करता है, तोलता है, नापता है प्राइस की चेंजेस को। जो गुड, जो उस कंट्री के अंदर, उस मुल्क के अंदर चीज़ों की जो प्राइसेस तब्दील होती है ना, उसको मेजर करता है ये सीपीआई। अब आसान करके मैंने बता दिया है कि हायर सीपीआई आएगी तो हायर इन्फ्लेशन होगी, जो सेंट्रल बैंक की तरफ से आती है। ठीक है ना। जो सेंट्रल बैंक जो है रेस करते हैं इंटरेस्ट रेट्स। अब इंटरेस्ट रेट्स क्या होता है इसको थोड़ा सा हम बाद में देखते हैं। अच्छा, अब पहले इसी को हम आगे जाके पढ़ते हैं। महंगाई में दो चीज़ें होती हैं। एक एक को कहते हैं फिजिकल पॉलिसी, जो बैंक्स के पास होती है, और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। हम पहले उस टॉपिक को कवर करते हैं, वेट करने से प्लीज़। ये पढ़िए सी। अब जब हम बात कर रहे थे महंगाई की, तो आपको दो तरह की महंगाई देखने को मिलती है। एक होती है सीपीआई, सिर्फ सीपीआई। आप जब न्यूज़ देखेंगे ना, न्यूज़, अब हम यहाँ ज़रा चार्ट पे भी चले जाते हैं। वेयर इज़ माय फॉरेक्स फैक्ट्री। मेरा नेट स्लो है या क्या चक्कर है ये? अब
आवाज़ आ रही है मेरी? किसी क्या मेरी आवाज़ आ रही है? लगता है मेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम है। मैं मुझे बस 1 मिनट दे, मैं इंटरनेट चेंज करता हूँ। हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी भाई अभी आई है। से अब आ रही है। सॉरी, वो मैंने इंटरनेट चेंज किया है, इसलिए शायद वो टाइम लग गया। अच्छा, मैं साथ साथ आप लोगों को चीज़ें भी रिलेट करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ रहा था कि यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये नहीं, सॉरी, मैंने कुछ और सर्च किया था यार। ओवरऑल सर्च करके दो मुझे। वेरी सीपीआई। देखिए, यहाँ पे आपको ना दो तरह की न्यूज़ मिलती है। मेरी स्क्रीन हो रही है ना आपको शो? जी भाई हो रही है। यहाँ पे देखें आप। नहीं सर मुझे शो नहीं हो रही। क्या मसला है, किसी को भी नहीं हो रही या जिसको हो रही है? मुझे हो रही है, मुझे हो रही है। हो रही है भाई। यार अपना इंटरनेट चेंज करो जिसको नहीं हो रही। शायद मौसम ख़राब है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा देखें, यहाँ पे ना आपको दो तरह की न्यूज़ मिलने को मिलती है जो सिर्फ सीपीआई है। एक सीपीआई है, एक कोर सीपीआई है। ठीक है जी, एक कोर सीपीआई है। मैं इसको सीपीआई को देख लेता हूँ अभी। अच्छा, सीपीआई का मतलब होता है द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज़ अ मैयर, जो मैंने अभी आपको बताया है। अब इसमें आपको जो डेटा मिलेगा वो किन किन चीज़ों का मिलेगा? आपको सबसे पहले फूड एंड बेवरेजेस का डेटा मिलेगा कि यार इसकी प्राइसेस चेंज हुई हैं। एनर्जीज़ का मिलेगा, हाउसिंग का मिलेगा, क्लॉथ्स का मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन का मिलेगा, मेडिकल केयर का मिलेगा, एन्जॉयमेंट्स का मिलेगा, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशंस का मिलेगा, एंड अदर गुड एंड सर्विसेज का मिलेगा। आपको दो तरह की, जो है दो तरह का, यार इसको एडिट कैसे करते हैं? इसको एडिट करते हैं इससे, फिर मुझे चार्ट पे जाना पड़ेगा। आपको ना दो तरह से डेटा मिलता है, दो तरह का डेटा मिलता है। एक डेटा मिलता है आपको सीपीआई में, एक डेटा मिलता है आपको कोर सीपीआई में। ठीक है जी। जहाँ पर आप न्यूज़ देखें सीपीआई की, तो उसका ये मतलब है कि ये जो डेटा आया है ना, ये बेसिकली सारी चीज़ों का आया है। ये फूड एंड बेवरेजेस का भी आया है, ये एनर्जीज़ का भी आया है, ये हाउसिंग का भी आया है, ये अपील्स का भी आया है, ट्रांसपोर्टेशंस का भी आया है, मेडिकल केयर्स का भी आया है, एन्जॉयमेंट, इन सब चीज़ों का डेटा आया है कि इनमें महंगाई, महंगाई हमेशा पता है तब बढ़ती है जब मुल्क के अंदर पैसा ज़्यादा, पैसा जो है
ज़्यादा हो जाता है और चीज़ों की कीमतें जो हैं, मतलब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और उसकी सप्लाई कम हो जाती है। अब इसको मैं बाद में रिटेट करूँगा जब मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझाऊंगा, ठीक है, कि इसमें डिमांड और सप्लाई का क्या मतलब है, जब हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स चीज़ों को देख रहे होते हैं, उन सब चीज़ों को हम कैसे रिलेट करते हैं। और जहाँ पर आपको ये न्यूज़ देखने को मिलती है कि कोर सीपीआई है, आज सीपीआई नहीं है जी, आज कोर सीपीआई है। तो ऐसा तब होता है ऐसे इसमें जो डेटा आता है ना, वो बेसिकली फूड एंड बेवरेजेस एनर्जीज़ को निकाल के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनका डेटा जब आएगा तो उसका मतलब होगा कि कोर सीपीआई है। फूड एंड बेवरेजेस और हाउस एनर्जीज़ को निकाल के, ये ऐसा इसको निकाल के क्यों आता है, इसका इसका रीज़न ये होता है कि फूड एंड बेवरेजेस में जो होती है ना, खाने पीने की चीज़ें, ये सब चीज़ें जो हैं, इनकी डेली बेसिस पे प्राइसेस चेंज हो रही होती हैं। एनर्जीज़ की भी एनर्जीज़ की भी प्राइसेस चेंज हो रही होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है। लेकिन जो हाउसिंग है, हाउसिंग पे अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो उसको पता है कि साल के बाद टैक्स लगता है। क्लॉथ्स में भी ऐसा ही होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं उसमें साल 6 महीने के बाद, मतलब क्वार्टर के बाद एक जाके वहाँ पे समझ आती है कि इसमें इतनी प्राइसेस चेंज हुई हैं इसकी। ट्रांसपोर्टेशंस में भी ऐसे ही होता है। मेडिकल केयर्स, आजकल तो मेडिकल केयर इतना मेडिकल में तो इतना हो रहा है कि वो हर आए दिन प्राइसेस बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं। इंजॉयमेंट्स में जो चीज़ें होती हैं, ये मतलब जो अदर चीज़ें हैं ना, इसमें ये है कि इसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन जो फूड एंड बेवरेजेस हैं और एनर्जीज़ हैं, इसका ये होता है कि यहाँ पे डेली बेसिस की प्राइसेस चेंज हो रही हैं, क्योंकि ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइस चेंजेस फॉर ईच आइटम इन द pre-determined basket of good and averaging them. Change in the CPI are used to assess price changing associated with the cost of living. अब इसका मतलब ये है कि हम जब भी महंगाई को बढ़ता हुआ देखेंगे तो आपको इन चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फूड एंड बेवरेजेस लास्ट टाइम पे, मतलब जो सीपीआई आई थी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसको न्यूज़ को देख के, अगर लास्ट टाइम जो है, ये आनी कब है, इसको वैसे देख लेते, 5 जून को आनी है। फिर हर मंथ के ना, जुम्मा हर मंथ ना 5 तारीख को मेरे ख्याल जुम्मा के दिन आती है। 1 मिनट, हमारी किस्मत देखें, मिल ही नहीं रही, न्यूज़ ही नहीं मिल रही। ये पड़ी है जी, कोर सीपीआई। जहाँ पे देखो ना, दो दो तरह की न्यूज़ हैं, एक कोर है और एक सीपीआई है। मतलब एमएम का मतलब होता है मंथली न्यूज़, जो एक पूरे प्रीवियस महीने का जो रिज़ल्ट होता है, डेटा होता है, वो यहाँ पर आ रहा होता है। वाई वाई इसको लिख लो साथ साथ ना। जो वाई वाई का मतलब है कि ये एक पूरे के पूरे साल का डेटा इकट्ठा यहाँ पे आ गया है। एमएम का मतलब ये है कि जो मंथली डेटा आया हुआ है, और वाई वाई का मतलब होता है जो साल के बाद जो न्यूज़ आती है ना, साल का डेटा इकट्ठा एक साथ आता है। ठीक है जी। अच्छा, जो ये कोर है ना, कोर जो है ना, कोर में से 3 चीज़ें निकाल के, बाकी सॉरी 2 चीज़ें निकाल के, बाकी जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, इंजॉयमेंट्स, मेडिकल केयर्स, हाउसिंग, एक्स वाई जी जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनका जब डेटा आता है, उनका डेटा इसके अंदर आएगा। ठीक है जी। और जब सीपीआई का डेटा आता है ना, तो समझो कि जितनी भी मुल्क के अंदर चीज़ें हैं जो तब्दील हुई हैं, उनकी प्राइसेस वो यहाँ पे सीपीआई में आ रही होती हैं। अगर मैं इसके डेटा को ओपन करूं, अब देखें यहाँ पे जो प्रीवियस चेंजिंग हुई थी ना कोर सीपीआई में, वो प्रीवियस हुई थी 0.4%। मतलब कि अगर मैं सारी की सारी चीज़ों को उठा के एक बार उसका मैयर करूँगा, तो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं, फूड एंड बेवरेजेस से लेके अदर एंड गुड सर्विसेज तक, जितनी भी चीज़ें हैं, इनकी जितनी भी प्राइसेस तब्दील हुई हैं, कम हुई हैं या ज़्यादा हुई हैं, उनको सारा का डेटा उठा के मैं जब कैलकुलेशंस करूँगा ना, तो मुझे एक डेटा मिलेगा। वो मैं परसेंटेज वाइज यहाँ पे बता दूंगा, वो मैं परसेंटेज वाइज यहाँ पे बता दूंगा कि हाँ जी, यहाँ पे 0.4% यहाँ पे चेंज हुआ था। यहाँ पे बता दूंगा कि कोर जो सीपीआई है, जो यहाँ पे वो 2.8% चेंज हुई थी। अब मैं जब न्यूज़ देखूंगा तो मुझे अपना प्रीवियस डेटा भी देखूंगा, हिस्ट्री देखूंगा कि यार आज से 4 महीने पहले, 6 महीने पहले तक इसका क्या सूरत हाल था।
क्या डेटा वगैरह चेंज होता रहा है, क्योंकि ये आपको इसको जब मुकम्मल एक बार जाके पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगी कि जब इसका पूरा का पूरा लेटेस्ट वो पढ़ेंगे, पेज पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यार अप्रैल जो है जॉब्स का जो रेट था वो 200 से यहाँ पे सर पढ़ो ना, अप्रैल जॉब्स रेट्स अप ओवर द ईयर इन द 20387 मेट्रो एरियाज, पेरोल जॉब्स अप इन फोर। जब इसको मुकम्मल पढ़ेंगे ना तो आपका एक तज्जिया निकल के आएगा कि जब डेटा आएगा ना तो डेटा जब आएगा तो वहाँ पे ये होने वाला है, ठीक है। आपकी प्रडिक्शंस बन जाएंगी, आपका जो है वो आपकी सारी चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, जब आप इसको मुकम्मल तौर पे इसको इसकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बता रहा है कि यार चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज परचेज बाय कंज्यूमर, जो मैंने अभी आपको बता दी, इसका यूजुअल इफेक्ट क्या होगा अगर तो ये एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट, अगर तो एक्चुअल ज़्यादा आ जाता है फोरकास्ट से तो इट्स अ गुड फॉर करेंसी। लेकिन अगर ये एक्चुअल कम आती है, मतलब यहाँ पे इन्होंने जब ये न्यूज़ आनी होगी ना उससे 2-3 दिन पहले यहाँ पे डेटा शो होना शुरू हो जाएगा फोरकास्ट पर। फोरकास्ट अगर 2.8 आ रही है, 2.9 आ रही है, या 3% आ रहा है, या 4% आ रहा है, तो इसका मतलब कि इट्स अ गुड फॉर करेंसी, जो सीपीआई का डेटा होगा कि यार अब यहाँ पे जो डेटा आता है ना ये ऐसा नहीं है कि जब महंगाई ज़्यादा होगी तो यहाँ पे वो ग्रीन हो जाएगा या फिर जो इसका पॉजिटिव साइड आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो उसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशंस के बाद यहाँ पे परसेंटेज वाइज डिसाइड हो जाएगा कि सीपीआई कहाँ पे आई है, जो जो जितना भी डेटा है फूड एंड बेवरेजेस का, जितनी भी चीज़ों का, तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज वो आपको बता देंगे। अब आपने उससे न्यूज़ से पहले जाके एक बार ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स में जाना है, वहाँ पे जाके आपको इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में पढ़ना है। तो ये जब इस बार होगी 10 जून को रिलीज़, और जब नेक्स्ट रिलीज़ होगी ना वो होगी 14 जुलाई को, 14 जुलाई को ये रिलीज़ होगी। इसके एफ नोट्स हैं वो भी आप पढ़ लो। फूड एंड एनर्जी प्राइसेस अमाउंट ऑफ अबाउट अ क्वार्टर ऑफ सीपीआई बट दे टेंड to be very volatile and distort the underlying trend. The Federal Open Market Committee usually pay more attention to core data. So do traders. Traders जो है इसकी क्यों इतनी केयर करते हैं वो भी इन्होंने बताया हुआ है, सारी की सारी चीज़ें। आप इसको एक बार खुद से जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, एटलीस्ट मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि एक बार, हमेशा नहीं पढ़ो, एक बार जाके इसको एक बार जब पढ़ोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ इसमें से समझ आना शुरू हो जाएगा कि यार सीपीआई का क्या मतलब होता है। अब महंगाई को, मेरा आज जो बेसिकली जो मेन मकसद था वो आपको महंगाई बताना था, लेकिन मैं आपको मुकम्मल तरीके से महंगाई नहीं बता सका कि महंगाई होती क्यों है, ये किन किन के पास कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जो महंगाई को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारे सेंट्रल बैंक्स के पास ऐसे कौन कौन सी टूल्स होते हैं, जो पॉलिसीज़ ऐसी कौन कौन सी होती हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी, फिजिकल पॉलिसी होगी, उसके बाद और भी बहुत सारे महंगाई को बढ़ाने के टूल्स हैं, महंगाई को कम करने के टूल्स हैं, उन सब चीज़ों के टूल्स हैं। अब आपको पता चल गया कि सीपीआई क्या होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि यार जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसके पीछे सेंट्रल बैंक्स क्या करता है। हमारे नोट छापते हैं, नोट नहीं छापते, तो जब नोट नहीं छापते तो ऐसा कौन सा काम करते हैं कि महंगाई खुद ब खुद ज़्यादा हो जाती है, या महंगाई कम करने के लिए ये क्या काम करते हैं। क्योंकि जब आपको पता है अगर एक हद से महंगाई ज़्यादा होती है तो आपको पता है कि मुल्क के अंदर बहुत जो है बिगाड़ पैदा हो जाता है। लेकिन अगर महंगाई एक हद से बहुत कम हो जाए, और ऐसा कभी हुआ नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर कम हो जाए तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे, हमारे चीज़ों पे हमारी। अगर आप पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पे काम करते हैं तो आपको मुल्क के अंदर बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसके स्टॉक्स पे आप काम कर रहे हैं। अगर आपको डॉलर के साथ काम करना है तो उनके मुल्क के साथ आपको टच रहना पड़ेगा कि यार डॉलर्स में क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं, आपको अमेरिका के साथ टच में रहना पड़ेगा कि उसके क्या मामला चल रहे हैं, क्या मामला नहीं चल रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो जो आज का मेरा टॉपिक था वो बेसिकली सीपीआई के बारे में था। हमने आज कुछ थोड़ा सा कवर किया है। देखो मैंने आपको पहले दिन से बताया था मैं इन चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं फंडामेंटल बहुत ज़्यादा नहीं देखता, मुझे बस जितना ज़रूरी है उतना मैं बता रहा हूँ और जितना मुझे आता है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा पढ़ना है तो मैं आपको कुछ चैनल्स रिकमेंड कर दूंगा, कुछ बुक्स रिकमेंड कर दूंगा, आपको वहाँ पे सारा का सारा डेटा मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हैं। लेकिन जितना ट्रेडिंग के अंदर ज़रूरी है, टेक्निकल में ज़रूरी है फंडामेंटल, उतना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ। अब इम्पैक्ट ऑन फॉरेक्स ट्रेडिंग, अगर हाई इन्फ्लेशन होगी, जो सेंट्रल बैंक्स में राइज इंटरेस्ट रेट्स, कंसिस्टेंस लो इन्फ्लेशन रेट्स, सेंट्रल बैंक्स में कट रेट्स,
करेंसी वीकनेस। ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये भी बेसिकली एक टूल है जो सेंट्रल बैंक के पास होता है। ये सूद की शरह जो है ज़्यादा कर देता है, सूद की शरह जो है कम कर देता है। अगर यहाँ पे कोई बैंक का बंदा है तो उसको पता होगा कि इंटरेस्ट रेट्स कैसे काम करते हैं। इंटरेस्ट रेट्स बेसिकली इन्फ्लेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जब भी कोई भी सेंट्रल बैंक नोट छापता है, अब मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था जब हम फंडामेंटल को मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ मनी के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि यार ये सेंट्रल बैंक्स कैसे, कहाँ से बने, कैसे काम किया इन्होंने, वो सारे मामलात मैंने आपको चीज़ें बताई थी। जब आपको ये मैंने बताया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इनके पास कुछ टूल्स होते हैं जो जो इंटरेस्ट रेट्स की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एक जो है एक मुल्क के सेंट्रल बैंक ने 1 अरब रुपए के नोट छाप दिए। अब मुल्क में ज़रूरत थी 50 करोड़ की, लेकिन 1 लाख आ गए हैं। अब होता यह है कि 50 लोग यूज़ हो चुके हैं, लेकिन 50 करोड़ जो है अभी रिमेनिंग है। जो वो 50 करोड़ वो बैंक्स को देंगे। सबसे पहला पैसा जो होता है वो बैंक्स को देते हैं। सेंट्रल बैंक्स दूसरे बैंक्स को देता है पैसा। अब बैंक्स क्या करते हैं, अपनी इंटरेस्ट जो शरह होती है ना, उनकी सूद की जो शरह होती है, पहले वो 15% पे दे रहे हैं, 14% पे दे रहे हैं, अब वो परसेंटेज कम कर देंगे कि जो हमारे पास पैसा है ना वो लोगों तक पहुँचे। जब वो पैसा लोगों तक पहुंचेगा, लोग उसको यूटिलाइज़ करेंगे, मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी। जब वो खुशहाली आएगी, कारोबार करेंगे। जब वो कारोबार करेंगे तो चीज़ों की कीमतें कम होंगी। जब चीज़ों की कीमतें कम होती हैं तो हमेशा महंगाई कम होती है। ठीक है जी, महंगाई हमेशा कम होती है। तो ये बेसिकली सेंट्रल बैंक्स के पास टूल होते हैं। जब उसको लगता है कि अब इस कंट्री के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ वो कुछ टूल्स यूज़ करते हैं। लाइक सीपीआई यूज़ करता है, लाइक इंटरेस्ट रेट्स जो है वो यूज़ करता है। अब इंटरेस्ट रेट्स बेसिकली हमारा एक पूरा टॉपिक है कि बैंक्स इस पे काम कैसे करता है, वो हमारा आएगा फॉमिक के ऊपर। जब हम एफओएमसी को स्टडी करेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि इंटरेस्ट रेट्स किस तरह से काम करते हैं, यूएसए कैसे काम करता है, पाकिस्तान कैसे काम करता है, बांग्लादेश कैसे काम करते हैं, इंडिया कैसे काम करता है, डिफरेंट जितने भी ममालिक हैं वो किस किस तरह चीज़ों से काम कर रहे होते हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं प्लीज़, जो मैंने पढ़ाया है। सर जी जी। सर ये जो परसेंटेज शो हो रही है फॉरेक्स फैक्ट्री पर, ये पूरी वर्ल्ड की है या यूएस की ओवरऑल? यूएस की, देखो ना, मैंने अभी ओपन ही सिर्फ डॉलर किया हुआ है। ये देखें, इससे पहले ये सिर्फ करेंसी आ रही है डॉलर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक है। डॉलर का इम्पैक्ट नहीं होता पूरे वर्ल्ड पर तो? हम्म, आपको किसने कहा है? डॉलर देखो, ये उस हम सिर्फ गोल्ड पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैंने आपको बताया, अगर आप जेपीवाई पे काम कर रहे हो, अगर आप येन पे काम कर रहे हो, अगर आप जीबीपी पे काम कर रहे हो, तो आपको उस मुल्क के साथ अटैच रहना है। यार देखो, आपने ख़रीदनी है सिविक और आप जैको की प्राइसेस पूछते हुए फिर रहे हैं, तो ये तो कोई तुक ना हुआ ना। बात समझ आई? हाँ जानी, बात समझ आई? जी सर, आगे। हाँ, अगर आपको जो है दुबई जाना है, तो आप कभी भी अमेरिका वाली गाड़ी में नहीं बैठेंगे, अमेरिका वाली फ़्लाइट में नहीं बैठेंगे। ठीक है ना। आप अगर यूएसडी के साथ काम कर रहे हैं, तो आप चाहे वो सेकेंडरी है या फिर फर्स्ट है, बेस करेंसी है, तो आप इसके साथ अटैच रहेंगे। हाँ, इसको ये कह सकते हैं कि जब यूएसडी पे इम्पैक्ट आता है ना, तो वो बेसिकली सारी की सारी करेंसीज पे कहीं ना कहीं पे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट आता ज़रूर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यूएसडी पे काम कर रहे हैं, यूएसडी की न्यूज़ आई है तो सीएनवाई चढ़ना शुरू हो जाएगा, जेपीवाई चढ़ना शुरू हो जाएगा, यूरो चढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। वो कंट्रीज़ अलग हैं, उनकी स्टेट्स अलग हैं, उनके सारे मामलात अलग हैं, उनके बैंक्स अलग हैं। हर मुल्क का एक अपना निज़ाम है ना। पाकिस्तान में अगर महंगाई बढ़ती है तो उसका बांग्लादेश के साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं है ना। या इंडिया में महंगाई बढ़ती है तो उसका पाकिस्तान के साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। या कोई ताल्लुक़ है? नहीं है सर। नहीं है ना। हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर वहाँ पे महंगाई बढ़ी है, तो वो जो यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे थे चीज़ें पाकिस्तान में, मतलब वो वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही थी चीज़ें, वो अपने एक्स्ट्रा पैसे लगा सकते हैं, वो उन चीज़ों को महंगा कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारे मुल्क पे कोई असर नहीं होगा उन चीज़ों से। ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरह से चीज़ों को देखो। बिस्मिल्लाह। सर इस दौरान ट्रेड कर सकते हैं? कर सकते हैं ट्रेड, क्यों नहीं कर सकते।
अगर नहीं पता हो इन चीज़ों का, वो ज़ाहिर बात है, उसके ना न्यूज़ देखो के टाइम भाई, तो बहुत मैं आपको एक दो दो बात सौ बताऊं। मैं एक बहुत मौलवी बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं। जिस चीज़ को आपको समझ नहीं है और आप वो किए जा रहे हैं ना, उससे पैसा कमा रहे हैं, तो वो हराम के ज़मरे में आती है। ठीक है ना? मैं सही भी हो सकता हूँ यहाँ पे, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे आप टोक सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ को समझ के ही नहीं कर रहे तो वो गैम्बलिंग है ना, वो जुआ है। आप एक चीज़ को मुकम्मल समझ के करें। आपको लॉस हो, देखो किसी कोई भी बिजनेस है ना, आप दुनिया का कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, उसमें लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। प्रॉफिट लॉस मसला नहीं है, मसला ये है कि आप उसको समझ के नहीं कर रहे। आप अंधाधुंध, आपको पता है आज से पहले पर्चियाँ चला करती थी, जब शायद अभी भी चलती होंगी पर्चियों को, किसी को पता है पर्चियाँ क्या होती हैं? सर 1992 क्या नाम, जो स्कैम फिल्म आई थी अरशद मेहता वाली, अरशद उसमें अरशद पहले होता मेहता, अरशद मेहता, नहीं था। नहीं, मैं उसमें था। ओवरऑल यहाँ की बात कर रहा हूँ, हमारे एरियाज़ की जी जी बात कर सर। रहा हूँ। लोगों को पता होगा पर्चियाँ किसको बोलते हैं। वो जुआ लगाते हैं कि अभी अगली बॉल पे छक्का लगने वाला है, चौका लगने वाला है। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बताया था, फॉरेक्स जो है बेसिकली हाई प्रोबेबिलिटीज़ का बिजनेस है, ज़्यादा मुमकिनात का बिजनेस है। यहाँ पर दो बंदे बैठे हैं, नवीद बैठा है, सिबकत बैठा है। अब ये दोनों शर्त लगाते हैं कि भाई आज शाम को बारिश होगी। सिबकत ने एक काम किया हुआ है, सिबकत ने ये देखा हुआ है कि आज वेदर चेक किया हुआ है इसने, वेदर चेक करके इसने देखा हुआ है कि यार मुझे ना ठंडी ठंडी हवाएं महसूस हो रही हैं, मुझे वाइब्स आ रही हैं कि यार बारिश आएगी। नवीद ने शर्त लगा ली गई, यार तो पागल है ये, तो अंदर, नवीद अंदर बैठा है, नवीद ने कुछ भी नहीं किया, बस इसके बातों बातों में आगे से शर्त लगा ली। अब इसमें एनालिसिस किए हैं सिबकत ने। अब हो तो कुछ भी सकता है ना, मुमकिनात तो कुछ भी हैं, वो ऊपर ये क्या कहते हैं, बारिश आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। लेकिन मुमकिनात ज़्यादा किस चीज़ की हैं कि बारिश आएगी, क्यों? क्योंकि वेदर भी आ रहा है, वेदर पे बताया जा रहा है कि शाम को 8 बजे बारिश है, ठंडी हवाएं भी सिबकत को फील हो रही हैं। लेकिन अब हो कुछ भी सकता है, अब नवीद भी जीत सकता है, सिबकत भी जीत सकता है। तो फॉरेक्स भी इसी तरह का बिजनेस है, आप अपने एनालिसिस के साथ काम करें, अपनी प्रोडिक्शंस के साथ काम करें, हो कुछ भी सकता है। अब आपकी ट्रेड विन भी कर सकती है, आप यू कैन लूज़, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर समझे बगैर नहीं करेंगे तो वो चीज़ें गलत होती हैं। सर। जी जी। सर आपने वो आई थिंक स्लाइड पे लिखा हुआ था कि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो तो करेंसी स्ट्रेंथन होती है और अगर कम हो तो करेंसी वीक होती है। आई थिंक ये उलट नहीं हो गया? ये सीपीआई के बारे में है, ये इन्फ्लेशन के बारे में नहीं है, सीपीआई के बारे में। अगर सीपीआई का डेटा, अगर सीपीआई का डेटा जो है, अगर सेंट्रल बैंक्स के पास से एक मिनट, इसको ना यार मुझे एक बार अगेन रिवाइज भी करने दें, मैं इसको साथ साथ रिवाइज भी करता हूँ कि कहीं पे मेरे से मिस्टेक्स तो नहीं हो रही, क्योंकि मुझे, मैं इस टॉपिक को बहुत कम पढ़ाता हूँ, ये फंडामेंटल के बारे में हमेशा से मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहा हूँ। तो कहीं पे मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ। ये इस चीज़ का ना मैं आपको जवाब कल दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है समीउल्लाह? ओके सर। आपने इसके अलावा जितना भी मैंने आपको डेटा बताया, आपने वो एक्यूरेट है। ये जो आपने क्वेश्चन किया है, इसमें मुझे कहीं ना कहीं पे है कि यार मैं यहाँ पे गलत ना हूँ, क्योंकि मेरा एक एक लफ्ज़ जो है वो अगर गलत डिलीवर हो गया ना, तो यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं इनके लिए आगे जाके मसला बन जाएगा। ठीक है? जी सर, मुझे थोड़ा सा डाउट था तो मैंने अच्छी भी चीज़ है, साथ आपने सर्च बिल्कुल अच्छा सर्च डिस्कस किया किया तो। है। थैंक यू सो जी। मच। मेरी करेक्शन होगी इसमें। और कोई सवाल? जैसे ही मैं बोलना बंद करता हूँ, लोग कम होना शुरू हो जाते हैं। सर मेरे क्वेश्चन है। करें भाई। सर ये जो आप फंडामेंटल्स एनालिसिस को इतना क्यों इम्पोर्टेंट नहीं समझते ट्रेडिंग में, यार फॉरेक्स में? मैं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट, मतलब फंडामेंटल के थ्रू ही मार्केट चल रही होती है, मुझे नहीं अच्छा लगता बस। मैं ना मैट्रिक तक, अच्छा मैं इसका रीज़न भी बताता हूँ आपको ना। मैं मैट्रिक तक ना एक बड़ा अच्छा पढ़ाकू बच्चा था। मतलब मेरे मैथ में एक अच्छे, सॉरी इंग्लिश में मेरे गालबन 97% मार्क्स थे। मैथ में बहुत कमज़ोर था मैं, मतलब चने दे के पास होता था। लेकिन जो है ना, फिर उसके बाद अपने हालात की वजह से मैं कभी आगे पढ़ नहीं पाया। मुझे शौक़ था मुझे कॉलेज जाने का, यूनिवर्सिटीज़ जाने का। फिर उसके बाद मैं फैक्ट्रीज़ में जॉब की, मैंने डिफरेंट जगह पे जॉब करने करता रहा, तो पढ़ नहीं सका यार। फिर ना मेरे पढ़ाई से बड़ा दिल सा उठ गया, मतलब शौक़ नहीं रहा मुझे पढ़ने का।
दैट्स वाई मुझे ना ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ये स्टडी करने वाली चीज़ें हैं, ये कर कर दोबारा 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 डेली बेसिस पे रिवाइज करने वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब ऐसे ये मैं देखें, अगर इंपॉर्टेंट ना होता तो मैं आपको कभी पढ़ाता? बताओ ना मुजम्मिल, अगर ये इंपॉर्टेंट ना होता तो मैं क्या आपको पढ़ाता? जी सर। तो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपने उस्ताद देखें, जो मेरे अंदर खामी, आप माइक 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 को म्यूट कर लें। मेरे अंदर जो खामी है उसको आप अपने अपने साथ भी अटैच ना करें। ये मेरी खामी है कि मैं मुझे फंडामेंटल अच्छी नहीं लगती। इसका ये मतलब नहीं कि ये अच्छी नहीं है। ये तो वही बात होगी ना कि ऑक्सीजन को हमने देखा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि वो है नहीं। ठीक है, मैं जिन की मिसाल दे नहीं सकता था कि यार जिन हमने देखे नहीं है। बस अपना मुजम्मिल अपना माइक म्यूट ही रखो यार, तुम्हारा बहुत शोर आ रहा है। कोई मैसेज आपने कोई बात करनी तो चैट पे कर लो, इधर मैसेज कर दो। और कोई सवाल है? आप लोगों के साथ घंटा ऐसे गुजरता है मेरा, जैसे पता ही नहीं चलता। सर ये प्यार है, इस वजह से टाइम जल्दी गुजरता है। मेरी चाय भी ठंडी हो गई तुम्हारे चक्कर में। सर फिर दिन को भी आया करो ना, अगर इतना टाइम पास करना हो। अच्छा ठीक है, कहाँ पे आया करूँ दिन में? क्लास लेने? दिन से क्लास याद वाले आया सर, आपने जब आपका लाइव दिल स्टार्ट करे करना तो। था। एक बंदा बोलो यार। लाल हवेली पे सर। बस, ये उस्ताद को हवेली में बुला रहे हैं, कहाँ जाए बंदा है। सर आपने लाइव स्टार्ट नहीं करना था यूट्यूब पर? यार टाइम नहीं मिल रहा समीउल्लाह, अभी तो मेरे वो मसले हल नहीं हो रहे कॉपियर वाले। लाइव घंटा आऊँगा। वैस भाई, में पढ़ने में तो मैं भी वीक हूँ, अगर हम भी ज़्यादा ध्यान ना दें तो क्या मैनेज हो सकता है? एक बार तो पढ़ो यार। तुम तो खुदा की कसम इतने को वो बैठे हो ना कि उस्ताद एक बार कहे कि यार इसको पढ़ना नहीं है, हम छोड़ देंगे बिल्कुल इसको। ओ भाई पढ़ो। ना लायक स्टूडेंट है मेरे, तो मुझसे बड़े नालायक हो। मेरा फंडामेंटल का उस्ताद था, उस्ताद क्या नाम है उसका, देखो मैं कैसा शेर दूँ, मैं अपने उस्ताद का नाम भूल जाता हूँ। इधर पेशावर के थे मेरे फंडामेंटल के टीचर था। तो मैं ना नालायक स्टूडेंट था, बहुत नालायक था। तो मुझे भी अक्सर यही बात किया करते थे, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई पढ़ लो। ये कौन है भाई इतना फास्ट? नहीं नहीं, मेरे पास वॉइस थी। सर फंडामेंटल पर कभी आपने रेट की है? नहीं मैंने नहीं की। क्यों, वजह सर? हम्म, बस मुझे यार, मैं एक ही बात कही जा रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं है, फिर तुम वही सवाल करते हो। कैसे उस्ताद को क्यों शर्मिंदा किए जा रहे हो तुम? ओके सर। सर आपको एक छोटा सा मशवरा दूं सर मैं आप? करें दें भाई। सर आप सर इतने बिजी बंदे हैं, और सर आप बहुत से झंझट में पड़ गए हैं सर। कभी कॉपी ट्रेडिंग, कभी हमारी क्लास ले रहे हैं, कभी 10 10 बजे वाली क्लास ले रहे हैं, कभी यूट्यूब पे सर। आप बहुत झंझट झंझट में पड़ गए हैं। इसमें मशवरा कहाँ है? सर ऐसे आपको बता रहा हूँ कि भाई आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। कोई बात नहीं। अल्लाह सुब्हान ताला ने मोमिन की ज़िंदगी जो है मुश्किलात में रखी हुई है। तो मुझे मज़ा आता है इन चीज़ों को करते हुए। मैं अपने आप को ना बोर नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ कि अगर मैं रुक गया हूँ ना तो मेरे मेरे लिए फिर नुकसानदेह है। मैं फिर ग्रो नहीं कर पाऊँगा। आप देखें, आज एक समीउल्लाह ने सिर्फ एक बात कही कि यार सर जी वहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप ये कह रहे हैं। मुझे शक हुआ कि यार मैं कहीं ना कहीं पे गलत हूँ। हाँ चली गई भाई। हम्म, हम्म।
मेरी आवाज़ चली गई है? आ रही है सर। अब आइए। अच्छा अच्छा, क्या बात सर कर रहे थे? जी जी। ये जो बीटीसी का रिसेंट डाउन आया है, इसकी क्या रीज़न हो सकती है, आपका क्या कहते हैं आप? हाँ, नहीं पता। मुझे नहीं पता यार, मैं बीटीसी को देखता ही नहीं हूँ। मुझे ये ओके मुझे सर। मुझे आपकी बातों से फील हो रहा है कि मुझे फंडामेंटल को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वल्ला खुदा गवाह। नहीं सर, ऐसे बस मैं भी नहीं देखता, मैं बस स्क्रॉलिंग कर रहा था तो सामने किसी की वीडियो आ गई, तो फिर मैंने कहा सर से पूछ लूँ। मुझे पता नहीं यार ये क्यों होता है, कैसे होता है। अच्छा जी, चलें। और कोई सवाल है? सर फंडामेंटल के बाद टेक्निकल की अभी आई थिंक काफ़ी चीज़ें पढ़नी हैं। हाँ हाँ, बहुत कुछ पढ़ना है अभी आपको टेक्निकल में। क्या हो गया, मज़ो आएगा मज़ो। टेक्निकल पढ़ाने में मज़ा तो आता है ना। क्या बोरिंग फील्ड है फंडामेंटल। सर आप हमें सिर्फ टेक्निकल की तरफ लेके जाएं सर, फंडामेंटल को छोड़ ही दें बिल्कुल। नहीं छोड़ सकते ना, ये ज़रूरी है। नहीं सर, पढ़ाएं। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा चलें, अभी कुछ सवाल है तो बताएं, वरना फिर मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ दोबारा से। 8 मिनट रह रहे हैं, 7 8 मिनट 9 मिनट, फिर मैं एक टॉपिक कवर करता हूँ। इससे आप सर अपने टॉपिक पे ही आ जाएं। सब पढ़ें पढ़ाएं सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब पढ़ाएंगे जी, सब पढ़ाएंगे। मज़ा आएगा यार इंशाल्लाह। ऐसे इस तरह मुझे भी सीखने को मिल रहा है। मैं हालांकि प्रीवियस बैचेस में ना मैंने नहीं पढ़ाया है फंडामेंटल में, बट मैंने तरकाया है, मैंने बस ऊपर ऊपर से पढ़ा के मैंने कहा ठीक है बस समझ गया। लेकिन आप लोगों को ना मैं मुकम्मल डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब तो यही हुआ वैस भाई कि हम खुशनसीब लोग हैं। देखो यार, जहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा होता है ना, वहाँ पे मज़ा आता है पढ़ाने का। जी जी, ये बात तो है, ये हमारी क्लास अच्छा खासा रिस्पांस देती है माशाल्लाह। देखिए मुझे सर बीच में कभी कभी आप नाराज हो जाते हो, क्या चक्कर है सर? कौन कब नाराज़ हुआ हूँ मैं? सर कभी कभी ग्रुप में कहते हैं सर रिस्पांस नहीं आ रहा यार, रिएक्ट नहीं आ हाँ रहे तो वो हैं। देखो ना, वो तो वहाँ पे 400 लोग ऐड हैं, रिएक्ट आ रहा है 16 लोगों का, कोई बात है करने वाली? सर जो रिएक्ट करते मैं तो कहता वहीं को ग्रुप वहीं उनको बना ले, बाकी सबको सर हम रिमूव। आपके लिए ना दिल में मोहब्बत रखते हैं सर, ये रेक्ट्स वगैरह से कुछ नहीं होता। होता है जानी, होता है। सर जो ऐसे बोलते नहीं उनके दिल में मोहब्बत नहीं होती। लड़ो आपस में अब। मसला ये है कि जब आप पोस्ट करते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं, मतलब कि व्हाट्सएप यूज कर रहे होते हैं, तो जैसे जैसे वो न्यूज या आपका मैसेज देखते हैं, रिएक्ट तो कर देते हैं, मैंने देखा है, लेकिन वो जैसे आप करते हैं उस टाइम जो है ना मौके पे तो वो नहीं होते सब अवेलेबल ना। अगर कोई बाद में भी करता है, लेकिन वो 300 से ऊपर नहीं होते, वो मतलब 20 25 ही होते हैं जितने ग्रुप में हाँ बंदे, वो हाँ। फिर भी नहीं होते। अच्छा चलो यार, ये सारी फारिग बातें हैं। आप लोगों को मैं मज़े की बात बताता हूँ आज जो मैंने डिस्कवर की है एक चीज़। पढ़ाएं फिर, जिसने जाना है चले जाओ, वो मैं कोई अल्लाह नबी की बात करने वाला हूँ। जिन पढ़ाएं पढ़ाएं भाई पढ़ाएं। जिन्होंने जाना, अब देखना 23 से कम होना शुरू हो जाएंगे लोग। देखना देखना देखना। ऐसे तो नहीं जाएंगे फिर। चलें, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह इन सबको हिदायत भी दे जो चले जाते हैं। तो हर इंसान की अपनी मसरूफियत होती है, काम होते हैं। अच्छा चलें, स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं भी आपको बताता हूँ कि देखें, अगर आपको अपने बारे में किसी को भी बताना हो तो आप उसको सबसे पहले बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, उसके बाद अपना काम बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा अपने बारे में कि मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और मैं एक ट्रेडर हूँ। मेरा घर जो है वो गुलशन मदीना में है। अब इन चीज़ों से क्या ज़ाहिर होता है, इन चीज़ों से क्या वाज़े होता है कि मैंने अपने बारे में बता दिया कि मैं ये हूँ। उसके बाद मैं अपने काम के बारे में बताता हूँ। काम से मुझे ये पता चलता है कि यार ये इस लड़के के पास एक अच्छा माल होगा, एक अच्छा जो है इसका अच्छा फ्यूचर है। फिर उसके बाद मैं उसको बताता हूँ कि यार मेरी एक अच्छी सोसाइटी में घर है। गुलशन मदीना से रियलाइज़ होता है कि यार इसका घर भी अच्छी सोसाइटी में, मतलब इसकी फैमिली भी अच्छी होगी, इसका रहन सहन भी बड़ा अच्छा होगा। ठीक है। तो अल्लाह सुबहाना व ताला ने इसी तरह अपने नाम रखे हैं। हर नाम का एक मतलब है, हर नाम का एक मीनिंग है। अब जब अल्लाह सुबहाना व ताला अपने
अपने नामों से आप बताते हैं कि आप फरमाते हैं कि मुझे मेरे नामों से पुकारो। तो आप अगर आपके सामने अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम रखा जाए राज़िक, तो आपके जहन में फ़ौरन सबसे पहले आपके जहन में आएगा कि रिस्क की बात हो रही है यहाँ पे। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम के आगे जो है अल्लाह आपके सामने एक नाम आता है अल्लाह का अर्रहमान, तो आपके सबसे पहले जहन में रहम आता है। अगर अल्लाह का नाम आता है रहीम, तो आपके सबसे पहले आपके जहन में नेम आता है, रहम आता है। तो ऐसे ही मुसव्विर आता है तो आपको उसके रिलेटेड काम याद आता है, आपके खालिक आता है तो आपको उसके रिलेटेड आपके जहन में एक चीज़ आती है। तो अल्लाह के इतने सारे नाम हैं, इतनी सारी खसूसियात हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया जा सकता था। आप देखो एक इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, हर एक इंस्टीट्यूट्स के अंदर इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनको एक जगह पे डिफाइन नहीं कर सकते ना। एक सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, फ़लाँ फील्ड है फ़लाँ, तो उनको एक जगह पे हम नहीं डिफ़ाइन कर सकते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मालिकियत, अपनी खालकियत को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। अपने जितनी भी उनकी खसूसियात हैं, उन सब चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, और आपने अपना नाम रखा अल्लाह। अल्लाह का जो मफ़हूम है वो इन सब नामों से बालातर है। अल्लाह अल्लाह जब आपके जहन में आपके सामने जब अल्लाह का नाम पुकारा जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि वो मालिक है, वो खालिक है, वो मुसव्विर है, वो राज़िक है, वो गफ़ूर है, वो रहीम है, वो रहमान है, वो सब है। आपके सामने जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो आपको सब कुछ एक ही साथ जहन में आना शुरू हो जाता है। तो और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक की तख्लीक करना शुरू की, कुरान पाक को बनाना शुरू किया, तो जो सबसे पहला नाम रखा गया, तो आपने जो सबसे पहली कुरान पाक की जो सबसे पहली आयत है वो ये है कि बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अब देखें ना, आपने अपना नाम रखा, पहला नाम क्या रखा? अल्लाह। सबसे पहला नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अपने नाम रखा अल्लाह। लेकिन अल्लाह को तो चाहिए था ना कि जब मैंने अपना नाम रख दिया तो इसके अंदर सारा कुछ आ गया, रहमान भी आ गया, रहीम भी आ गया, खालिक भी आ गया, मालिक भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो आपने फ़ौरन अल्लाह के अपना नाम रखने के बाद आपने रहमान रखा अपना नाम, लोगों को बताया कि मैं अल्लाह के साथ साथ मैं रहमान भी हूँ और मैं रहीम भी हूँ। अब इन दोनों का एक अलग मतलब है, मतलब मीनिंग सेम है, रहम करने वाला, देने वाला, लेकिन मफहूम चेंज है। जैसे अल रहमान का जो मीनिंग है ना, सॉरी मफहूम है ना, वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक को नेमत देता है, हर एक को हर एक पे जो है रहमत बरसाता है। लेकिन जो क्या कह रहे हो मुजम्मिल? कुछ नहीं सर। और जो रहीम का मीनिंग है ना, जो रहीम का मफहूम है, वो बेसिकली इनका जो मफहूम है वो ये है कि इंसान की हैसियत और इस्तेहकाक को देख कर नेमत देने वाला। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खसूसियत है। मतलब नाम सेम है, मीनिंग सेम है, अल रहमान अल रहीम, मैं रहम भी करता हूँ, और जो है अब इसका दोनों का मतलब सेम है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है इस दुनिया में फ़िरौन को भी रिस्क दे रहा है, मूसा को भी रिस्क दे रहा है, जालिम को भी रिस्क दे रहा है, उस पे भी रहम कर रहा है, और एक जो गरीब घर में टूटी हुई छत के नीचे लेटा हुआ है उसको भी, उस पे भी रहम कर रहा है। तो मतलब सेम सेम है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं वहाँ पे, लेकिन अल्लाह का जो रहमान नाम है उसका मफहूम ये है। लेकिन जब रहीम आ जाता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ एलिजिबल लोगों को नवाजते हैं। एलिजिबल का मतलब ये है कि एक बंदे ने पेपर अच्छे दिए हैं तो वो पास होगा, रहम सब पे कर रहा है। लेकिन जो आखिरत का उन्होंने दरवाज़ा खोला है ना रहीम बन के, तो आपने कहा है कि दुनिया में आपका टेस्ट हो रहा है, आप यहाँ पे टेस्ट में हैं। जैसे आपका जो ये टेस्ट है वो जब क्लियर होगा, तो आप उसको उसका जो उसकी जो पासिंग इंजॉयमेंट है ना, पासिंग रिवार्ड है, वो आप रोज़े महशर उठाएंगे। आप अपनी हिस्ट्री में उठा के देख लें, जिस इंसान ने भी मुश्किलात काटी हैं, क्या उसने वक्तन फ़वक्तन अपने चीज़ों को एंजॉय नहीं किया?
क्योंकि अल्लाह ने कहा है ना, मैं रहमान भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ। मैं उसको भी देता हूँ जो एलिजिबल नहीं है, लेकिन उसको भी देता हूँ जो एलिजिबल है। आपने अक्सर आपके जहन में आओगे कि यार गोरे तो इतने जो है वो अल्लाह को मानते भी नहीं हैं, हिंदू हैं वो अल्लाह को मानते भी नहीं हैं, गॉड को एक्सेप्ट ही नहीं करते, लेकिन अल्लाह उनको भी दे रहा है। हाउ दिस पॉसिबल? क्या उनकी भी कोई आखिरत होगी? फिर अल्लाह ने अपना नाम रखा रहीम। अल्लाह सुबहाना व तआला फरमाते हैं कि मैं उनको नवाजूंगा, इंसान की हैसियत और इस्तेहकाक को देखकर जो नेमत देने वाला है ना, वो रहीम है। ठीक है। मेरे जहन में अक्सर एक सवाल आया करता था कि यार इलोन मास्क जो है और ये जितने बड़े बड़े जो मल्टी मल्टी बिलियनर्स हैं, तो यार इनको अल्लाह इतना कैसे रिवार्ड कर रहा है, कैसे नवाज रहा है? तो फिर मुझे ये जो सर्च किया ना मैंने, कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हम शुरू शुरू में हर चीज़ को पढ़ते हैं, हर आयत को पढ़ने से पहले, हर अच्छा काम करने से पहले जब हम ये पढ़ते हैं, तो वो तो सब इसमें ही सब कुछ था यार। ये सारी क्वेश्चन आंसरिंग, ये सारे सवाल जवाब तो यहीं पे लिखे हुए थे, मुझे यहीं से मिल गए। तो मज़े का टॉपिक था ना, कि जब आप अल्लाह को, जब अल्लाह जब एक आ गया, तो इसके अंदर अल्लाह की सारी खालकियत, सारी मालकियत, हर चीज़ इसके अंदर डिफाइन हो जाती है। सुबहान अल्लाह भाई। मेरी चाय ठंडी हो गई यार। अल्लाह आपको जो है इन सब कोल्ड। चीज़ों, जी जी क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं सर बोले, मैं वैसे ही कुछ कह रहा अल्लाह आप सबको जो है सुनने की, जो है आप सुनते हैं मेरी बातें, अल्लाह आपको इन सब चीज़ों का जो है अजर दे। और मेरे लिए दुआ किया करें। आज एक लड़के ने मुझे जय नमाज पे बैठ के पिक्चर सेंड की, तो आई फील कि मैं एक सही कर रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं सही अपने रास्ते पे हूँ, कि उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी और कहा कि सर आप दुआओं में याद है मुझे, या उन्होंने कुछ इस तरह का मैसेज किया। आई लव दैट, आई लिटरली लव दैट। कि यार कोई बंदा मुझे अगर अपनी दुआओं में मांग रहा है, दुआओं में याद रख रहा है, तो लिटरली बात है, मुझे लगता है ये कामयाबी है। मतलब आप बंगले, कोठियाँ, गाड़ियाँ, ये सब इसके इसके जो बाद की चीज़ है ना, जो आप जब अल्लाह से हम कलाम होते हैं, अल्लाह के साथ कम्युनिकेट हो रहे होते हैं, वहाँ पर आप याद कर रहे हैं ना अल्लाह को, दिस इज़ द ब्यूटी। क्या बात है यार। अल्लाह उसको भी अजर दे जिसने मुझे ये मैसेज किया, और जो मुझे नहीं दिखाते, जो मुझे नहीं बताते, और वो याद करते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। चलें, कोई सवाल है तो करें, फिर मुझे इजाज़त दें, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया। है। इजाज़त है भाई। चलें जी, सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ओके भाई। अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह सर। हाफिज, अल्लाह हाफिज। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, 100 ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ TRC ਨਹੀਂ BNB ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ BNB ਚ TRC ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, BNB ਚ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਪਿਆ ਨਾ, BNB ਪਿਆ। यार इसरार, आप टाइम से क्यों नहीं लिंक भेज रहे आजकल? यार ये BNB का लिंक है, BEEP 20 का,
आप उसको ये भेज दो, उसको बोलो कि अगर ये चाहिए तो ये ले लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बीएनबी का ना रेट चेंज होता रहता है, मतलब ये अलग से कॉइन है ना, यूएसडीटी नहीं है, ये कॉइन है। इसको कन्वर्ट जब करते हैं ना तो उसमें अच्छी खासी अमाउंट कट जाती है बीएनबी से। दैट्स वाई मैंने आपको ये रिकमेंड किया कि आप मुझे वो भेजो, क्या कहते हैं, यूएसडीटी भेजो। तो इसमें खाम खा $4-5 कट जाएंगे, $10 कट जाएंगे, और पता नहीं इसमें कितने कटते हैं 50,000 के ऊपर, तो इसलिए मैंने कहा था ये। लेकिन अगर यूएसडीटी वो बीएनबी के थ्रू बी20 के थ्रू भेजेगा ना तो कोई एक सिंगल पेनी भी नहीं कटती, ठीक है ना। लेकिन अगर वो बीएनबी यहाँ पे सेंड करेगा तो उसको हमने यूएसडीटी में कन्वर्ट करने होंगे, वो फिर जो है $3-4 $5 जितने भी कटते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा, हर चीज़ सामने होगी। यार यूनस क्यों नहीं लिंक आया अब तक यार? ऑफ कोर्स ठीक रुपया नहीं वेरे होना त्रै तो चार डेढ़े कोर्स सीखने ने तुसा वारंटी और गारंटी लिख के चार डेढ़ा बाद खुद तुसा आखसो के सिद्धान भाई शुक्रिया असा अपनी जिंदगी दे चार बेहतरीन दिहाड़े लाई वने फ्री ऑफ कॉस्ट, रुपया भी नहीं लाना और अल्लाह तुके मंगते हो। लेकिन ये आखिरी बैच है 4 तरीक 31 वाला बैच फुल होगी, 753 बच्चे 31 वाले बैच जे सारे कोल ते कितने बंदे आंदे यार इस 4 तरीक वाले 123 बंदा 4 तरीक वाले दिहाड़ भी ऐड हो चुके हैं। मतलब ये 4 तरीक का आखिरी ने हुण तो जवाब नहीं मिलता, तुसें इत्थां आवो किवें? सारे नाल जनाब मेरे जैन न्याजी दोस्त मौजूद खड़ो ते मेरे एडमिन भी गिन इतों दी ईच एंड एवरीथिंग इन्हां दे हत्थ च होंदी, इवन कि कुर्सी दा पईए तुरसी दे से पूरा करना तुसें इत्थे आंदे वे तो कोई रैश ही देंदे, खाना ही देंदे, सब कुछ इसे दे में एक बंदे ते अजाब डिगिन व्हाट्सएप पे सारा हैंडल करेंदा पे जवाब क्यों नहीं देंदा पुछ गिनने। अस्सलाम वालेकुम जैन भाई। वालेकुम सलाम। यार अभी वो कहते हैं कि हमारे पास ना ये पड़े हैं और ये कर सकते हैं, पता नहीं, मैंने उनको बोला है कि चलो जो है सेंड कर दो उनको, मैंने आती ना वैसे भी ये शेयर कर देता हूँ, चलो कि इस तरह होता है, ये कटिंग होगी। हाँ तो ये करवा दो, अगर बीप20 के थ्रू होता है तो बीप20 करवा दो, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? उनको बोल दिया है सारा और आपके पास ये दो शेयर कर दिए, तो वो कह रहे हैं कि हम कर देंगे, अभी कर देंगे थोड़ी देर में, लेकिन जैसे ही हमारे से होंगे तो हम आपको स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड कर देंगे, तो आप देख लीजिएगा फिर। तो पहले मैंने उनको यही कहा कि 100-200 करो, अगर वो समझ में आएंगे तो फिर वो बाकी का भी कर देंगे।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी, सब खैरियत से? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बस दो मिनट तक स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला गपशप लगाते हैं, इतना आ जाएंगे लोग। चले जी स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ।